लिव सी 60 हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के गहन चरण के 12वें दिन के अंदर मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्रांत शर्मा। तो दोस्तों, हमने कल जाना कि प्रोटीन के बारे में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कल जानी, जहां पे हमने जाना कि प्रोटीन जो है ये ग्रीक वर्ड प्रोटिए से लिया जाता है, जिसका मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमने जाना कि प्रोटीन अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक से जो है वो बेसिक यूनिट से जो है वो बनता है, जिसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और दोनों की ही इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही जरूरी जो है वो होती है। हमने जाना कि प्रोटीन क्या क्या रोल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, और जब हम अलग अलग प्रकार की दिनचर्याओं को फॉलो करते हैं तो किस तरीके से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो बॉडी में अलग अलग होती हैं, और कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन प्लांट बेस्ड सोर्सेज से अगर हम लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट क्या क्या खासियतें होती हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से हमें मिलती हैं, और बहुत सारी स्टडीज के बारे में हमने जाना कल, जहां पे हमें ये पता चला कि सोया बेस्ड प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद जो है वो होता है। तो ये तो वो टॉपिक था जो हमने कल जाना, बट आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। हम सबको अपने ग्रैंड मदर की रेसिपीज जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। वो जो भी बनाती हैं बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि ग्रैंड मदर के किचन की क्या क्या सीक्रेट रेसिपीज हैं, और वो हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है वो उनकी होती हैं। पर चलिए आज के सेशन को वंस अगेन स्टार्ट करने के लिए इस वर्चुअल स्टेज के ऊपर जो है वो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम रामकृष्णन को, जो डायरेक्टर है इनोवेशन ऑफ साइंस के, और हमेशा हमें अपने वास्ट विजडम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये वर्चुअल स्टेज जो है वो, दिस वर्चुअल स्टेज इज योर डॉक्टर श्याम। थैंक यू विक्रांत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी तरफ से बहुत खुशी है, मैं आज यहाँ हैं आपके लिए। आज आज एक इम्पोर्टेंट सेमिनार है। डॉक्टर स्वाति शुक्ला जो हमें सीक्रेट्स ऑफ ग्रैंड मास किचन उसके बारे में जरा बताएगी। डॉक्टर स्वाति शुक्ला है हमारा सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हैं न्यूट्रिशन इनोवेशन साइंस के लिए। जीबी पंत से पीएचडी किया हुआ ही है, और उनको गोल्ड मेडल भी है। तो I'm looking forward to the beautiful seminar coming from Dr. Swati Shukla. लेकिन उससे पहले हम जब भी ग्रैंड माँ को सोचते हैं, मेरा ग्रैंड मदर, मुझे पता है कि जब भी वो 80s में थी, उनको उनका हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम्स था। एंड तो मुझे उसका याद आ गया, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में मैं यहाँ जरा उसके बारे में बात करूं। तो मुझे पता था कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही थी, तो मैं सोचा कि आज मैं ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन के बारे में जरा बात करूं। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन जो हमारी हड्डियों को कमजोर बनाते हैं और उन्हें टूटने के लिए ज्यादा आसान बना देते हैं। मेरे ग्रैंडमदर को वैसे हड्डी तो टूटा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि उनको उनका बहुत वीकनेस था बोन में। तो क्योंकि मुझे पता है कि जब भी वो यंग थी, उनको ज्यादा कैल्शियम नहीं मिला था, और विटामिन डी सबका शॉर्टफॉल था। तो बिकॉज 25 से 30 साल तक हमारी हड्डियों सबसे मजबूत होते हैं, तो उसके लिए हम जब जवान हैं तब हमें चाहिए अच्छी तरह की न्यूट्रिशन, कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीशियम, वो सब चाहिए। क्योंकि 20 साल के बाद हम सब धीरे धीरे बोन मास खोना शुरू करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं सीरियस बोन लॉस को रोकने के लिए। तो हमें अब पता है, क्योंकि साइंस इतना बढ़ गया है। तो
सही न्यूट्रिशन और रेगुलर व्यायाम से बोन लॉस काफी हद तक स्लो हो सकते हैं। और ये सच है कि उम्र के साथ सभी को हड्डियों का नुकसान होते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ज्यादा बोन मास डेवलप करते हैं वो बाद में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स का खिलाफ बेहतर सुरक्षित होते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप पर्टिकुलरली आपकी बेटियों को कि उनको अच्छी तरह न्यूट्रिशन दे दे। इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, K2 वो सब, राइट, ताकि उनका बोन मास बढ़ते रहो, ताकि बाय द एज ऑफ 30 उनका बोन मास ठीक हो जाए, एक बेहतर हो जाए। तो दुनिया भर में और खास करके भारत में ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ चीजें है जो हम बदल नहीं सकते, जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल, उम्र और जेनेटिक्स। भारत की महिलाओं को खास खास तौर से रिस्क में होती है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और रहन सहन के वजह से वो कम कैल्शियम और विटामिन डी कंज्यूम करती हैं, और मेनोपॉज भी उन्हें पहले स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, क्योंकि उनका मेनोपॉज जल्दी आ जाते हैं बाय द एज ऑफ 46-47। लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही पोषण और दूध के सही उपयोग करके हम अपने बोन हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। एक्सरसाइज भी इतना ही जरूरी है। वेट बेयरिंग जैसे कि और लेकिन मसल स्ट्रेंथनिंग व्यायाम ना सिर्फ हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे हैं, बल्कि बोन डेंसिटी में इम्प्रूवमेंट लाकर ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करते हैं। तो इसके लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, लाइक हम जंपिंग करते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज के लिए पर्टिकुलरली। तो और हम सबको चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ डेक्सा स्कैन जैसे बोन डेंसिटी टेस्ट करवाइए, ताकि हम अपनी बोन हेल्थ का सही अंदाजा लग सके, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्टियोपोरोसिस, वो छुपा साइलेंट डिसीज है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमें पता भी नहीं लगते, क्योंकि जब उसका फर्स्ट इंडिकेशन है हमारा बोन फ्रैक्चर, थोड़े गिरने से हमें बोन फ्रैक्चर होते हैं, वो है हमारा फर्स्ट इंडिकेटर कि ऑस्टियोपोरोसिस का शुरुआत हुई है। तो गिरने से बचाव भी ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत जरूरी है, और इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं। क्या है प्रैक्टिकल स्टेप्स? लो हील जूता पहनना, राइट, घर को अच्छे से रोशनी से भर देना, और जरूरत वाली जगह पे हैंड रेल्स, पता है ना, बाथरूम में हैंड रेल्स रखते हैं, हैंड रेल्स या उनको ग्रैब बार्स बोलते हैं, और ग्रैब बार्स भी लगाना, इससे सब फर्क पड़ता है, ताकि हम गिरे नहीं, राइट। हमारा ग्रैंड मदर गिरे नहीं, हमारा बीवी गिरे नहीं, हमारा सिस्टर, राइट। हम सबको फॉर मैन ये है हमारा कर्तव्य, हमारे हमारे जिंदगी के लेडीज को संभालने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन से। और फिर कुछ गलत फहमियां भी दूर करते चले। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैंने बताया थी बोन हेल्थ के लिए कई न्यूट्रिएंट जरूरी है, जैसे कि विटामिन के, विटामिन डी, मैग्नीशियम और प्रोटीन वगैरह। और ये भी सोचना गलत है कि सिर्फ लेडीज की ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होती है, आदमी भी इससे उतना ही प्रभावित होते हैं, लेकिन उनका ऑस्टियोपोरोसिस जरा लेट होते हैं। जब तक उन लोग 75 तक है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस आते हैं। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ऑस्टियोपोरोसिस को सिर्फ उम्र बढ़ने का एक हिस्सा मान लेना सही नहीं है। हम सब कुछ कदम उठा सकते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए और अपनी हड्डियों की सुरक्षा करने के लिए। तो यही मेरा सोच था आज। तो
ठीक है, मैं अब डॉक्टर स्वाति शुक्ला को सेट में बुलाएंगे। डॉक्टर स्वाति, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच सर, इतना इंसाइटफुल एक शुरुआत करने के लिए रियली हार्टफेल थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबको हार्दिक सुप्रभात, स्वागत है हमारे इस 12वें दिन, डे 12 ऑफ इंटेंसिव फेज में। और जैसे विक्रांत ने एक राइट स्टेज सेट कर दिया है, कि हम अभी तक के सेशंस में और इवन आने वाले सेशंस में ये जान रहे हैं कि हमारी प्लेट में क्या होना चाहिए या अब हमारी प्लेट में क्या है, और उसकी साइंस को समझ रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। आज हम थोड़ी सी नानी और दादी की गलियों की तरफ जाएंगे, जहां पर उनकी प्लेट में ऐसा क्या होता था, उसकी साइंस को समझेंगे, राइट? और क्यों, क्या वो रीजंस हैं, किस तरह का उनका कुकिंग टेक्निक होता था, क्या साइंस होती थी, वो कौन कौन से फूड ऑप्शंस होते थे या इंग्रेडिएंट्स होते थे, जिसकी वजह से हम जो बोलते हैं ना कि वो जो जनरेशन होती थी वो कितनी हेल्दी होती थी, फिट होती थी, स्ट्रेस फ्री रहते थे, राइट? और उनका ज्यादा कोई कंडीशंस नहीं आती थी, इतनी क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशंस नहीं होती थी, इतने एक्टिव रहते थे। तो वो क्यों होते थे? आज हम उन सारे ही सीक्रेट्स को जानेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, हाँ, सो सीधा सीक्रेट्स फ्रॉम ग्रैंड मास किचन, हमारी नानी दादी के किचन से आज हम उन सीक्रेट्स को जानेंगे, राइट? तो सबसे पहले एक ग्लिम्स दिखाने के लिए कि ये सेशन कैसा होने वाला है, आप इस पिक्चर को देखिए, इस स्लाइड को जो आपके सामने है, राइट? आप में से बहुत सारे लोग इस इमेज को देख करके इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कौन से फेस्टिवल की तरफ जा रहा है, राइट? पतंग, तिल के लड्डू, कुछ याद आया? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति कहलाती है, लेकिन इसके बाद अलग अलग रीजन्स में इंडिया के ये अलग अलग नामों से होती है। कहीं उत्तरायण कहलाया जाता है, कहीं उसी के आसपास बिहू होता है, कहीं पर पोंगल होता है, राइट? जहां पर तिल एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है, राइट? क्यों माना जाता है? उसके पीछे भी एक साइंस है। खाली तिल एक टेस्ट का फैक्टर नहीं है, या एक तिल के लड्डू एक डेजर्ट का फैक्टर नहीं है यहाँ पर। उसके पीछे भी एक साइंस है कि क्यों मकर संक्रांति या उस समय पर तिल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इनफैक्ट लोहड़ी में भी आप देखेंगे पंजाब में। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला, इसकी जो पोटेंसी होती है वो होती है आपकी हीट की तरफ। अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति फेस्टिवल जो होता है वो ऐसे सीजन में होता है जब ठंड होती है हल्की हल्की, राइट? अब धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस समय ठंडक होती है। तो इस तिल की जो पोटेंसी होती है हीट की, वो आपके शरीर को गर्म रखती है। और इसका एक दूसरा एक और कारण है, एक और साइंस है। तिल एक संस्कृत वर्ड है, राइट? जिससे वर्ड आया है तेल, तिल एंड तेल। तो तिल एक ऐसा सीड है जो काफी समय से, पुराने समय से, आप अगर देखेंगे इवन आयुर्वेदा में, आप बुक्स जो देखेंगे पुरानी, आप उनमें देखेंगे तिल को तेल से ज्वाइन किया गया है, क्योंकि ये उन पहले कुछ सीड्स में से है जिसके बारे में ये जाना गया था कि इसके अंदर एक ऑयलीनेस की जो टेंडेंसी होती है, इससे तेल प्राप्त हो सकता है, राइट? तो ये एक और रीजन है कि तिल को एक सिग्निफिकेंट माना जाता था, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उस समय उत्तर दिशा में मुड़ने लगता है, लाइक नॉर्थ साइड में जाता है, ड्राइनेस उस समय में ज्यादा होती है, राइट? ठंड का मौसम है, देन जो सूर्य का जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ड्राइनेस होती है। और इसी वजह से तिल को एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता था, क्योंकि वो तैलीय होता था, प्रकृति में ऑयली होता था। तो वो चाहे वो आपके फूड के फॉर्म में हो, कुछ जगह पर उसको पानी में डाल के उससे नहाने को बोला जाता है, कुछ जगह पे उसको पेस्ट बना के शरीर पे लगाने को बोला जाता है, उसके बाद नहाने को बोलते हैं। तो ये एक और रीजन है कि क्यों तिल मकर संक्रांति में एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये तो हो गया ग्लिम्स कि कैसे एक फेस्टिवल और एक इंग्रेडिएंट, फूड इंग्रेडिएंट के पीछे भी एक साइंस है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि क्यों, वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स थे जिसकी वजह से जो ग्रैंड माँ, हमारी नानी और दादी के समय का जो किचन था वो हेल्दी हुआ करता था। पहला रीजन, उस समय में ज्यादा से ज्यादा जो साबुत अनाज होते थे, चाहे वो आपकी साबुत अनाज ग्रेन्स के फॉर्म में हो, मिलेट्स के फॉर्म में हो, दालों के फॉर्म में हो, ज्यादा से ज्यादा उस समय पर होल फूड्स का इस्तेमाल होता था। वेल, उस समय अगर आप देखें,
पुराने जमाने में इतना रिफाइनिंग, इतना प्रोसेसिंग, इतना उस प्रकार का एडवांसमेंट नहीं हुआ था कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड या प्रोसेस फूड को ले, राइट? लेकिन उस समय पे स्टेपल फूड्स जो वहां पर उगा है उसको डायरेक्टली खाया जाता था। इस वजह से होल फूड्स की जो यूसेज थी या उसकी जो उपयोगिता थी वो ज्यादा हुआ करती थी। अब इससे होता क्या था, ये सारे बेनिफिट्स हम जानते हैं। आप जब होल फूड्स लेंगे तो 3 पार्ट होते हैं, कोई भी आप चाहे साबुत ग्रेन्स ले या जो साबुत आपके होल अनाज है आप उनको ले, उसमें 3 पार्ट होते हैं, राइट? एक पार्ट होता है ब्रान, जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, जैसे आटे में आपका जो निकलता है चोकर, वो ब्रान, राइट? वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ उसके अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है। दूसरा पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो मेजॉरिटी पार्ट होता है, करीब 70 से 80% एंडोस्पर्म होता है। वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वहीं पर एक छोटा सा पोर्शन होता है जर्म, जिसको जर्म बोलते हैं। वहां पर वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है, राइट? वहां पर आपको काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, मिनरल्स आपको उस जर्म पोर्शन में मिलते हैं, जो कि करीब 1 से 2% होता है। अब क्या होता है, जब आप रिफाइन करते हैं, आप प्रोसेसिंग करते हैं, तो ब्रांड पोर्शन निकल जाता है, जर्म निकल जाता है, और जो बचता है वो होता है एंडोस्पर्म। लेकिन जब आप पुराने जमाने में देखें, अगर वो होल फूड्स ले रहे हैं, साबुत अनाज ले रहे हैं, वहां पर ब्रांड भी है, एंडोस्पर्म भी है, और उसके साथ जर्म भी है। तभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि आज के समय में आटे से चोकर निकालना इतना कॉमन बात नहीं रह गई, राइट? जबकि हमारे समय में हमारी मम्मी छानती थी और हमेशा उससे चोकर निकलता था अच्छे अमाउंट में, नानी दादी भी निकालते थे, क्योंकि वो होल फूड्स होते थे। और अगर आप उससे भी पहले जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा होल फूड्स का इस्तेमाल होता था। उसी तरीके से आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स के हिसाब से कुकिंग इन्फ्लुएंस होती थी। एडवांस लिटरेचर उस समय इतना एडवांस नहीं था, मॉडर्न लिटरेचर नहीं था, लेकिन जो हमारी खुद की जो विजडम है हमारी भारत की, राइट, वो है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा विज्ञान। तो उस समय पर वो विजडम का इस्तेमाल होता था, राइट? जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों में सेंसिटिविटी होती है कि रात को दही नहीं लेना चाहिए, राइट? तो उस समय पर उस चीज को समझा जाता था कि आप बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लेकिन दही को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। या फिर हनी, हनी को हम लोग सोचते हैं कि अगर हम इसको वार्म वाटर में मिला करके लेंगे तो वो हमको बेनिफिट्स देगा। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। हनी, अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से देखिए, उसको आपको बहुत गर्म या वार्म चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर हनी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। हनी के जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो उसको वो उस प्रकार की हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो टूटने लगते हैं बॉन्ड्स, और इसीलिए उसको गर्म चीजों के साथ लेने से मना किया जाता है। उसी प्रकार से उस समय पे ज्यादा से ज्यादा लोकल, फ्रेश और सीजनल इंग्रेडिएंट्स यूज करते थे, लाइक अगर वाटरमेलन है, आई रिमेम्बर कि बचपन में वाटरमेलन हमारे लिए या तरबूज सिर्फ समर्स में होता था। आज के समय में आप वाटरमेलन अभी भी काफी जगह पे पाएंगे। अगर आप जाएंगे रिटेल स्टोर्स पे, आप मॉल्स में जाएंगे, तो वो आपको फ्रोजन सेक्शन में दिखेगा। लेकिन उस समय में चाहे वो आम हो या वो चाहे आपका वाटरमेलन हो, गर्मी का फल है, वो गर्मी में ही मिलेगा, और दादी नानी उस टाइम पे खूब भर भर के लेके आते थे, ताकि आप उस सीजन के फ्रूट के बेनिफिट्स उस सीजन में ही उठाएं, राइट? अलग अलग हरी पत्तेदार सब्जियां, लोकल, ज्यादा से ज्यादा लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज होता था। उस समय पे मिलेट्स इस वजह से इसीलिए पॉपुलर थे क्योंकि वो लोकल फूड है। आज के समय में हम और भी कभी प्रकार के अनाज को ढूंढते हैं, स्यूडो सीरियल्स को देखते हैं, लाइक कीनवा, लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स में देखिए आप कीवी, राइट? ये सब अब के टाइम में इजीली अवेलेबल है और ये राउंड अवेलेबल होता है इसीलिए। लेकिन लोकल और सीजनल और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स में जो बात होती है, उससे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट मिलता है। उसी प्रकार से कुकिंग टेक्निक्स, रवा को रोस्ट करते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर आप देखेंगे अब आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, लेकिन ये कैसे पता था कि रवा को रोस्ट करके ही खाना चाहिए? ये विजडम हमारी दादी नानी से आई है। जब नहीं भी था मॉडर्न लिटरेचर में, तब से चला आ रहा है। क्यों? उस समय पे रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, एयर टाइट कंटेनर्स नहीं होते थे, लेकिन पता होता था कि किसी भी फूड को अगर अच्छे से स्टोर करना है बिना डैमेज हुए, तो आप उसको अगर रोस्ट कर देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे मॉइस्चर निकल जाएगा जब आप उसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसका
टेस्ट ज्यादा इम्प्रूव होगा। और कुकिंग, जब आप कुकिंग देखेंगे, क्योंकि आपने रोस्ट कर दिया है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो थोड़े डेक्स्ट्रिन फॉर्म में आ गए, सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल है, देन उसका कुकिंग प्रोसेस भी इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू अनरोस्टेड सूजी। तो ये कुछ ऐसी विजडम थी जो हम आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो उस समय से चली आ रही है, जिसके ऊपर मॉडर्न लिटरेचर अब अपने अपना साइंस और रिसर्चेस लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो हो गई कुछ सीक्रेट्स, कुछ टेक्निक्स के बारे में, राइट। अब हम बात करेंगे फॉरगॉटन ग्रेन्स, वो ग्रेन्स जिनको अब हम में से काफी लोग अब हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन एक समय था बीच का जब एडवांसमेंट्स में हम इन ग्रेन्स को भूल गए, राइट। और इनको बोलते हैं फॉरगॉटन ग्रेन्स। अगर आप में से कई लोगों को पता होगा, ये फॉरगॉटन ग्रेन्स या बेसिकली मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और ये हमारे कल्चर में, हमारे भारत के जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। इतना इंपॉर्टेंट कि इसको श्री अन्न भी बोलते हैं। श्री अन्न किसी भी इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस ओकेजन की शुरुआत करने के समय जो अन्न यूज होता है, दैट इज श्री अन्न, मिलेट्स को बोला जाता है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने तो अभी इस ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला है, राइट। क्यों? वो इंस्पायर्ड हुए इन मिलेट्स की स्टोरी से, इनके हेल्थ बेनिफिट से, जो हमारी ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है हजारों सालों से, राइट। अब हम उसको समझ रहे हैं, और अब हम उसको अपने जीवन में हर दिन कोशिश करते हैं लाने की, और उसको लेकर के आना है, ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देखेंगे राजगिरा, ये एक ऐसा ग्रेन है जो फाइबर के साथ साथ आपको अच्छा अमाउंट में प्रोटीन भी देता है, राइट। कोडो, सामा, या जिसको सामा के चावल बोलते हैं, जो फास्ट में खाया जाता है, कुटू, ज्वार, रागी, बाजरा, राइट। ये अलग अलग प्रकार की मिलेट्स है, और इनके न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है। ये न्यूट्रिशनली बहुत रिच होता है, इसमें फाइबर का अच्छा अमाउंट प्रेजेंट है, इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन और मिनरल्स भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वो भी इसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है, एंड देन ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। सो ग्लूटेन होना कोई खराब नहीं है, अगर वो भी हमारा, जैसे वीट, वो हमारा पार्ट है संस्कृति का, वीट एक स्टेपल फूड है, लेकिन उसके अलावा भी ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ जब इनके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगे। सो अलग अलग प्रकार की रिसर्चेस भी हैं, राइट। जैसे आप जानते हैं होल ग्रेन्स, तो एक रिसर्च हुई है 1,20,000 लोगों पे, जहां पे देखा गया है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग होल ग्रेन्स को इंक्लूड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रिफाइंड ग्रेन्स, वहां पर जो मेटाबॉलिक जो पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे क्योंकि आपके होल ग्रेन्स में फाइबर्स प्रेजेंट है, तो वो स्लो रिलीज करता है ग्लूकोज को, और जो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं जो रिफाइंड फूड में ज्यादा होते हैं, वो आपके होल ग्रेन्स में कम होंगे या प्रिवेंट होंगे। अब क्योंकि आपके स्पाइक्स कम होंगे, स्लोली ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा स्लो एंड सस्टेन रिलीज ऑफ एनर्जी में। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की वजह से उसके अंदर जो फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज के अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। अब जब ब्लड लिपिड प्रोफाइल आपका करेक्ट होगा, तो वो आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाता है। इसी के अंदर यही ग्रेन्स की हम जो बात कर रहे हैं, फाइबर की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी सॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर है, तो ये आपके गट माइक्रोबायोम को भी अच्छा रखता है। उसके अलावा जो ज्यादा इनसॉल्युबल फाइबर्स होंगे, वो आपके कोलन में, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में है, बॉवल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, राइट। तो वहां पर आपका कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम को वो प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा, इसको ईज करने में हेल्प करेगा। और इसी प्रकार से जब इम्प्योरिटीज वो आपके शरीर से निकाल रहे हैं, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। सो नाउ कुछ बात करते हैं, या हमने कुछ कुछ रेसिपीज अलग अलग स्टेट से आपके लिए इकट्ठी की है, कोलेट की है, राइट, ताकि जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि किस प्रकार से हमारे अलग अलग रीजन्स में इन ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड नॉट ओनली ग्रेन्स, इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार से कुकिंग टेक्निक्स होती है, राइट। क्या सीक्रेट है या क्या साइंस है उन कुकिंग टेक्निक्स के पीछे भी। जैसे ज्वार अम्बिल, ज्वार एक प्रकार का मिलेट है, और इसकी जो पोटेंसी होती है वो होती है कोल्ड, ये आपको ठंडक प्रदान करता है।
तो ज्वार अम्बिल क्या होता है, ये बहुत कॉमन है स्पेशली सेंट्रल इंडिया साइड में। वहां पर ज्वार को लेते हैं, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके उसमें बटर मिल्क डालते हैं और रात भर उसको फर्मेंट होने के लिए रखते हैं। अब आप सोचिए, ज्वार अपने आप में एक फाइबर रिच सोर्स है, पोटेंसी जिसकी कोल्ड है। अब आप उसको रात भर फर्मेंट कर रहे हैं विद बटर मिल्क, छाछ के साथ। वहां पर वो गट के लिए कितना अच्छा है, वो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए जो आपको वो कूलनेस प्रदान कर रहा है इतनी भरी गर्मी में भी, तो वो कितना फायदेमंद है। एंड देन मॉर्निंग में उसको कुक करके इसको खाया जाता है, इसके अंदर अलग अलग वेजिटेबल्स डाल करके आप खा सकते हो, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स है, आपको मिलेट से मिल रहा है, डाइटरी फाइबर आपको मिल रहा है। एंड देन डेफिनेटली अगर किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो वहां पर मिलेट्स तो एनीवेज एक ब्लेसिंग है। उसी प्रकार से जल जीरा। नाउ जल जीरा तो एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही टेस्टी ड्रिंक माना जाता है ऑल अक्रॉस द इंडिया, राइट। उसके पीछे भी एक साइंस है। जल जीरा में आप अगर देख सकते हैं तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे जीरा, क्यूमिन सीड्स या फिर मिंट लीव्स, राइट। क्यों? इनके भी पोटेंसी ठंडक देने वाली होती है। अगर आप देखेंगे तो ये कार्मिनेटिव भी नेचर होता है, यानी आपकी बॉवल मूवमेंट्स को, आपकी बॉवल हेल्थ को अच्छे रखने में हेल्पफुल है। तो उसकी वजह से ये आपके बॉवल मूवमेंट को अच्छा रखता है, रिलैक्सेशन की तरह हेल्प करता है, कार्मिनेटिव है, ठंडक प्रदान कर रहा है, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, राइट। हम जानते हैं काफी लोग स्टार्टर्स में या कोई भी अगर हेवी मील लेते हैं उसके बाद थोड़े से अमाउंट में रेस्टोरेंट में आपको जलजीरा जरूर सर्व होता है, या अलोंग विद फूड जलजीरा सर्व होता है, क्योंकि ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है एंड इनफैक्ट एपेटाइट को भी इम्प्रूव करता है। और कुछ रेसिपी, गार्लिक मिल्क, लहसुन वाला दूध। कई लोगों को पता होगा कि गार्लिक मिल्क क्या होता है, बट कई लोगों के लिए एक नया टर्म होगा कि लहसुन को भी दूध के साथ लिया जा सकता है। वेल, लिया जा सकता है। एंड इनफैक्ट ये एक ऐसी रेसिपी है जो चरक संहिता, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है आयुर्वेदा की, 5000 साल पहले इस रेसिपी के बारे में वहां पर जिक्र हुआ था, वहां पर मेंशन हुआ है। गार्लिक की इंपॉर्टेंस हम अच्छे से जानते हैं। इसके अंदर जिस प्रकार के एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, जिस प्रकार के अंदर एक्टिव पोटेंसी होती है, वो कितना इंपॉर्टेंट होती है आपके अर्थराइटिक पेन के लिए, आपके बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए। एक्सेस फैट को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर जो मेन कंपाउंड होता है एलिसिन, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकता है, राइट। इन्फेस्टेशन में हेल्प करता है, कोल्ड एंड कफ में भी अगर आप गरम गरम इस दूध को पिए, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसकी जो तासीर है वो आपको कंफर्ट पहुंचाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। और इनफैक्ट ये 5000 साल पुरानी चीज आज की मॉडर्न लिटरेचर में भी क्लिनिकली प्रूवन दिखाता है क्या, कि ये आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर सकता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, साथ साथ में वेस्ट सर्कमफेरेंस, ये भी देखा गया है कि किस प्रकार से आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकता है, वेस्ट सर्कमफेरेंस को कम करता है। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्यों गार्लिक और मिल्क को साथ में मिलाया गया। नाउ गार्लिक के बहुत सारे हेल्थ पोटेंशियल्स होते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आप ज्यादा इसको लेंगे तो ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है आपके गट के लिए, आपको वो थोड़ा सा एक सेंसेशन दे सकता है। जबकि वहां पे मिल्क थोड़ा सा सटल होता है टेस्ट में, राइट। उसकी जो तासीर होती है वो जेंटल होती है। तो जब आप गार्लिक को मिल्क के साथ मिलाते हैं तो आपको गार्लिक के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इनफैक्ट जो एलिसिन की हम बात कर रहे हैं वो फैट सॉल्युबल होता है, तो क्या होता है, वो मिल्क में अच्छे से मिसिबल हो सकता है, ताकि आपके शरीर को वो और अच्छे से अवेलेबल हो। और जो उसकी तासीर है, वो जो उसका जो स्ट्रॉन्ग है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कम करने में हेल्प करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंशिएंट रेसिपीज। नाउ दूसरी, ये हम सब जानते हैं, मेथी लड्डू या गोंद लड्डू, राइट। ये खाया जाता है और पुराने जमाने में भले ही इसमें जैगरी हुआ करता था, लेकिन अगर आप मॉडरेशन में इसको ले रहे हैं तो उसके भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे मेथी लड्डू क्लिनिकली प्रूवन है कि आपके लिपिड पैरामीटर्स को अच्छा करता है, स्टेमिना और हेल्थ को बढ़ाता है, बॉडी टिश्यूज को नरिश करता है, और एक्स और पेन में भी हेल्प करता है। इसी वजह से इसको सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में जो टेंडेंसी होती है बॉडी पेन होना या स्पेशली जो जॉइंट्स में पेन होना, उसको ये सटल करता है, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार से गोंद के लड्डू, गोंद के लड्डू बहुत ही न्यूट्रिशियस माने जाते हैं। एक प्रकार का गम होता है जो हमको पेड़ों से मिलता है,
ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है। देन ये इम्यूनिटी और रिकवरी के लिए भी अच्छा होता है। अगर किसी को फीवर है या इवन पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद किसी को ताकत देनी है फिर मदर को, या कोई अगर बीमार हुआ है, तो वहां पर गोंद के लड्डू जरूर खिलाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसमें कैल्शियम होता है। और ये स्किन हेल्थ में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, राइट। नाउ कुछ और रेसिपीज। नाउ अगाती की रही। अगाथी एक प्रकार का आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। और बेसिकली अगर आप देखें पुराने समय में भी जब एकादशी का जब फास्ट रखते हैं, राइट, एकादशी का फास्ट जब आप पूरे दिन रखते हैं, उसके बाद फास्ट तोड़ने के समय पर इसी ही रेसिपी को खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत है क्योंकि आपने फास्टिंग रखा है। ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब आपने फास्टिंग करी, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बने, एक क्लेंजिंग प्रोसेस हुआ। उन टॉक्सिन्स को निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ दीज फाइटोकेमिकल्स क्लेंजिंग में हेल्प करता है। और बिकॉज ये जेंटल होता है हमारे शरीर के लिए, तो पूरी फास्टिंग के बाद आपके शरीर को अगर आप कुछ स्पाइसी या कुछ हेवी मील देंगे तो वो ब्लोटिंग या स्टमक अपसेट जैसे इश्यूज कर सकता है क्रिएट। लेकिन ये रेसिपी जेंटल होती है और इसी वजह से ये ब्लोटिंग या स्टमक अपसेट को प्रिवेंट करता है। देन रॉ मैंगो पील चटनी। रॉ मैंगो का जो पील होता है, हम में से काफी लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट, क्योंकि वो डिस्कार्ड करने वाली चीज है या हम उसको कभी कभार साथ में यूज करते हैं। लेकिन उसका भी एक बेनिफिट है। अगर आप देखें क्या बेनिफिट है, ये क्लिनिकली प्रूवन है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट इसके अंदर ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प करते हैं, राइट। देन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी। तो इसकी भी चटनी पुराने जमाने में खाई जाती थी, उसको लोग एज अ साइड डिश रखते थे। देन हवाई जहाज। नाउ ये रेसिपी नॉर्थ ईस्ट में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर सोयाबीन का इस्तेमाल होता था फर्मेंटेड फॉर्म में। हम आज के समय में टाइम के कमी की वजह से बहुत बार सोक नहीं करते हैं दालों को, जबकि वो करना जरूरी होता है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग बिफोर कुकिंग बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो आपके एंटी न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करता है। फर्मेंटेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है। तो कई लोगों को जिसको सोयाबीन सूट नहीं करता या वो पेट के लिए हैवी होता है, वहां पर फर्मेंटेशन उन न्यूट्रिएंट्स को इजीली डाइजेस्टेबल बना देता है। तो मणिपुर में ये एक बहुत ही कॉमन डिश है जो डेली सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, डाइजेस्टिबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाता है। देन इंदुरी पीठा, अनदर रेसिपी। यहाँ पर चावल और दाल के मिक्सचर को टर्मरिक या हल्दी की जो लीव्स होती हैं उसमें रैप करके स्टीम किया जाता है। तो इससे आपको क्या मिला, जब आप स्टीम कर रहे हैं, जब तक ये ठंडा होता है तो आपको अच्छे अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल रहे हैं। देन आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। एंड देन जब आप स्टीम कर रहे हैं हल्दी की पत्तों के साथ, तो आपको जो भी एक्टिव्स प्रेजेंट है, कर्क्यूमिन जैसे जो टर्मरिक लीव्स में होता है, वो भी एक्सट्रैक्ट होकर के इस डिश में आते हैं, राइट। तो इससे होता क्या है, आपको बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन मिल रहा है एंड देन एक्टिव कंपाउंड्स। अनदर रेसिपीज जैसे बार्ली डिंडू पाल्याम। ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, स्पेशली उनके लिए जिन्हें ट्यूबर्स जैसे पोटैटोज बहुत पसंद है, क्योंकि ये बनाना स्टेम से मिलती है। जब मैं नई आई थी कर्नाटका में, ये रेसिपी मेरे लिए एकदम नई थी, बट जब मैंने इसे टेस्ट किया तो इसका जो टेक्सचर है, जो माउथ फील होता है, वो बिल्कुल पोटैटो जैसा होता है, लेकिन ये हाई इन फाइबर होता है। इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये करता क्या है, ये आपको सटाइटी प्रोवाइड करता है, एपेटाइट आपकी इंप्रूव करता है। और ये पुराने समय से आपकी एक जो प्लेट होती है, स्पेशली कर्नाटका साइड में जो आपकी पूरी थाली होती है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पल्या। पल्या मीन्स स्टर फ्राई करके जो वेजिटेबल बनाई जाती है। देन जैक फ्रूट सीड चटनी। जैक फ्रूट सीड्स को हम ज्यादातर यूज कर लेते हैं करी में, राइट, या किसी, लेकिन चटनी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इनफैक्ट जैक फ्रूट का जो सीड होता है वो हाई इन प्रोटीन होता है। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उनमें ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोटीन रिच सोर्स है सीड के फॉर्म में, राइट। तो इसके अलावा इसके अंदर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करते हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड, इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स जैसे थायमीन, जैसे राइबोफ्लेविन भी इसके अंदर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं।
नाउ तो और रेसिपी जैसे आपका ओमम रसम अजवाइन से मिलकर के बना होता है। अजवाइन के अंदर थाइमोल होता है। थाइमोल एक ऐसा कंपाउंड जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ अजवाइन हम सब जानते हैं, जब भी हमें गैस फॉर्मेशन होता है, ब्लोटिंग होती है, हम अजवाइन खाते हैं। उसका एक रसम, एक करी ही बनती है पूरी की पूरी, जो अजवाइन से मिलकर के बनी होती है। तो वो हेल्पफुल होती है, राइट, डाइजेशन में। और इसी वजह से रसम को सांबर और राइस और कर्ड के साथ साथ में रखा जाता है। देन बटर मिल्क मतलब छाछ। छाछ को आयुर्वेदा में अमृत बोला जाता है, धरती का अमृत। एक कहावत भी है, अगर मैं आपको बोलूं, उसका मतलब है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। मतलब तक्रम मतलब आपका छाछ, शक्र से मतलब इंद्र देव, जो देवराज है। तो ये इतना एक इम्पोर्टेंट एलिक्सर माना जाता है कि इनफैक्ट पुराणों में लिखा है कि ये इंद्रदेव को भी आसानी से नहीं मिलता है। ये दुर्लभ है इवन इंद्रदेव के लिए। इसकी इतने सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको हाइड्रेट रखता है, इसके अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। आप इसको दोनों टाइम ले सकते हैं, आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आप इसको नाइट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टिबल होता है। ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, राइट। तो आप इसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दो रेसिपी और, होमबर्डे प्रयोगा। नाउ ये रेसिपी बहुत ही अनकॉमन है। ये एक दुर्लभ रेसिपी है जो सिर्फ साउथ इंडिया में ही आपको मिलेगी। हम कोकोनट के बारे में जानते हैं कि कोकोनट कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे पाया जाता है, लेकिन ये उस पेड़ के, उस कोकोनट के फूल से मिलकर के बना होता है, उस फ्लावर से मिलकर बना होता है। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसकी वजह से आप आयुर्वेदा स्क्रिप्चर्स में देखेंगे, अगर इनफैक्ट आज भी कई जगह पर हॉस्पिटल्स में आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद इस काढ़े को या इस ड्रिंक को दिया जाता है, जो रिकवरी में हेल्प करता है। सोल कढ़ी, सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी, सोल कढ़ी। सोल कढ़ी कोकम से मिलके बना होता है। कोकम एक टैंगी फ्रूट होता है, जैसे टैमरिंड होता है, इमली वैसा एक फ्रूट होता है जो कि बहुत ज्यादा खट्टा होता है, लेकिन इसके हेल्थ प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी को भी फ्लैचुलेंस हो, राइट, वहां पर ये प्रैक्टिस होती है, किसी को गैस फॉर्मेशन है, उनको फौरन से सोल कढ़ी दिया जाता है। अगर किसी को रैशेस भी है, आज के समय में हम क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उस समय पे अगर किसी को भी एलर्जी होता था तो इस कोकम को लेके इसका शरबत बना करके पिला दिया जाता था, और विद इन 20 मिनट्स जो भी स्किन रैशेस हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, वो खत्म हो जाता था। कोकम गार्सिनिया फैमिली से आता है, और इसी वजह से मॉडर्न लिटरेचर भी ये प्रूव करती है कि गार्सिनिया फैमिली वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। सो इसीलिए सोल कढ़ी भी एक इम्पॉर्टेंट रेसिपी है जो बहुत समय से चली आ रही है। तो जस्ट टू समराइज कि कैसे ग्रैंड मास के किचन की जो भी रेसिपीज होती थी, वो आपको और हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती हैं। पहला, होल ग्रेन का इस्तेमाल होता था। देन बैलेंस प्रपोर्शन होता था, इसीलिए इंडियन थाली इतनी पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उसमें हर तरह की रेसिपीज प्रेजेंट है, जहां पर हर एक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट का ख्याल रखा गया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल टेस्ट, आयुर्वेदा में बोला गया है कि आपको जो आपके 6 टेस्ट हैं, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए जब आप थाली में खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो आपके दोषास को, जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, उनको अलाइन करने में हेल्प करता है। देन जो भी रेसिपीज होती थी, वो सिर्फ मसाले या दाल सब्जियों से नहीं बनी होती थी, उसमें हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, राइट, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। देन इसी प्रकार से वो मेडिकेटेड ड्रिंक्स होती थी, क्योंकि उनमें हर्ब्स का इस्तेमाल होता था। और उस समय पे रिफाइनमेंट का इतना प्रचलन नहीं था, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको कोल्ड प्रेस ऑयल्स का इस्तेमाल होता था, जो अब वापस से हम अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, जो अब ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल्स। तो आज के इस सेशन का एक ही मकसद था, आपको ये दिखाना कि किस प्रकार से बहुत सारे सीक्रेट्स हमारे खुद के घर के किचन में छुपे हुए हैं। बस डिफरेंस यही है कि वो सारे सीक्रेट्स हमारे दादी नानी को पता होते थे। आज आपने इस सेशन के थ्रू आपने भी जाना कि वो क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं। आप इंस्पायर हुइए। अब फेस्टिवल का भी टाइम आ रहा है, राइट, आपको हेल्दी डेजर्ट्स लेने होंगे। फेस्टिवल के बाद, हेवी मील के बाद आपको ब्लोटिंग फील हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में ऐसे ही क्रिएटिव होकर के, इन रेसिपीज से इंस्पायर होकर के अपनी रेसिपीज बनाइए। या आपके घर में आपको अगर कुछ याद है कि ऐसी कुछ हेल्दी रेसिपीज बनती थी, तो आप वो शेयर कीजिए हमारे साथ।
तो यही आज की आपकी एक्टिविटी ऑफ द डे है। इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करूंगी। आशा करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, माइंड प्रोवोकिंग हो। आप ऐसी ही हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते रहिए। रियली अ वेरी हैप्पी एंड अ गुड डे टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर स्वाति। एंड आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने भी नोट की हैं और बहुत सारी लर्निंग्स जो है आपके सेशन में रही हैं, और कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में हमने जाना है कि जो वाकई ही हमें हमारी हेल्थ को बेटर बना के रखने में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो जब डॉक्टर स्वाति का सेशन चल रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लीडर्स जो है वो ऑलरेडी वार्म अप करना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एंड दे वर जस्ट गेटिंग रेडी कि एक्सरसाइज का पार्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए अब इस वर्चुअल स्टेज को जो है हमारे फिटनेस एक्सपर्ट को हैंड ओवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन। एंड ये वर्चुअल स्टेज